आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने 10 नवंबर 2025 को पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया था। लाल किले के पास जहां हर रोज लाखों लोग आते हैं, जहां हमारे देश का इतिहास बसता, वहां एक कार बन गई मौत का हथियार। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाका। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। एक ऐसा मॉड्यूल जिसने अपनी प्रोफेशनल कवर के पीछे ऐसे काम किया कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां हम आपको इन धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे इसके पीछे, और सबसे खास बात क्या था इसका असली मिशन। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको वे सब कुछ बताने वाले हैं जो आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और समय था शाम के 6:52। सोचिए, दिल्ली की शाम, लोग अपने घर लौट रहे थे, कोई मेट्रो से, कोई अपनी गाड़ी से। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 एक ऐसी जगह जहां हमेशा भीड़ रहती थी। और ठीक उसी वक्त वहीं पास में खड़ी होंडा i20 कार, जिसका नंबर प्लेट हरियाणा का था, अचानक धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास की बिल्डिंग की खिड़कियां तक टूट गई। आग की लपेटें उठने लगी, जो सिर्फ कार तक ही नहीं रुकी बल्कि आसपास के खड़ी 6 और कारों और 2 ई-रिक्शा और एक ऑटो रिक्शा तक फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग को कंट्रोल करने में भी काफी वक्त लग गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी कार के अंदर जो शख्स था उसने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके का असर क्या हुआ? कम से कम 13 लोग अपनी जान गंवा बैठे, ज्यादातर वे लोग जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, लोकल लोग, कुछ टूरिस्ट और मेट्रो से आ जा रहे आम नागरिक। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें फौरन लोकल न्यायिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये कार किसकी थी और इसके पीछे कौन था। जांच एजेंसियों की शुरुआत रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि धमाके के वक्त कार में कोई सवार था। एक मास्क पहना हुआ शख्स कार चला रहा था, लेकिन ये कौन था? धीरे धीरे एक नाम सामने आया, डॉक्टर मोहम्मद उमर। ये पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक डॉक्टर था। फरीदाबाद के अल फलाल यूनिवर्सिटी से जुड़े एक हॉस्पिटल में ये काम करता था। पुलिस को शक था कि ये वही शख्स है जो कार चला रहा था, और शायद गिरफ्तारी की खबर सुनकर ये पकड़े जाने के डर से इसने आत्मघाती कदम उठाया। कैसे हुआ इसकी पहचान? ये आसान नहीं था। धमाके के बाद कार के अंदर के बॉडी पार्ट से डीएनए सैंपल लिए गए। फिर पुलिस ने उमर की मां को पुलवामा ले जाकर इन बॉडी पार्ट से डीएनए मैच करवाया। उसके 2 भाई भी इसमें शामिल थे और डीएनए मैचिंग से ये कंफर्म हुआ कि कार में मौजूद शख्स डॉक्टर मोहम्मद उमर ही था। ये सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं था, ये जैश-ए मोहम्मद JEM से जुड़े एक बड़े व्हाइट कॉलर ट्रेलर मॉड्यूल का हिस्सा था। ये व्हाइट कॉलर ट्रेलर मॉड्यूल क्या है और इसमें डॉक्टर कैसे शामिल हो गए? और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। धमाके से ठीक एक दिन पहले, यानी 9 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक बड़ी रेड मारी थी, और वहां से जो मिला वो किसी देश के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। सोचिए, 350 किलो से लेकर 2563 किलो तक अमोनिया नाइट्रेट। ये एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव बनाने का मटेरियल है। इसके अलावा AK-47 राइफलें, पिस्टल, 91 जिंदा गोलियां, टाइमर, रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सब कुछ मिला। ये सब कहां से मिला? फरीदाबाद के धौज और फतेहपुर टांगा गांव में 2 घरों से। और हैरान करने वाली बात यह थी कि ये घर डॉक्टर मुजमिल शकील नाम के एक शख्स ने किराए पर लिए थे, और किराया सिर्फ 1200 रुपये महीना था। ये मॉड्यूल इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि इसमें शामिल थे डॉक्टर्स। जी हाँ, वे लोग जो लोगों की जान बचाते हैं। वे इस मॉड्यूल के किंगपिन या सपोर्टर थे। ये अपनी प्रोफेशनल कवर का इस्तेमाल करके हथियार और विस्फोट इकट्ठा कर रहे थे। गिरफ्तार कौन कौन हुआ? पहला, डॉक्टर मुजमिल्ला अहमद गन्नई, पुलवामा का रहने वाला था। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड और फरीदाबाद में डॉक्टर था, और JEM के सपोर्टर लगने का भी आरोपी था। इससे 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दूसरा, डॉक्टर अदिर मजिद रथार, गन्नई का साथी, जिसे सहानपुर से पकड़ा गया। तीसरा, डॉक्टर शहीन शहीद, लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर। ये गन्नई की गर्लफ्रेंड थी और इसकी कार से AK-47 बरामद हुई थी। इसे 8 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा तारिक नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ, जिसने पुलवामा से वे कार सप्लाई की थी जो धमाके में इस्तेमाल हुई, और इस्ताक नाम का एक और कल्क, जिसने ये घर किराए पर दिलाए थे। कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 डॉक्टर थे, और ये सब डॉक्टर एक ही जगह काम करते थे, अल फलाल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। डॉक्टर मोहम्मद उमर भी इन्हीं के साथ ही था। ये सब कैसे जुड़ा? जब इन लोगों की गिरफ्तारी की खबरें डॉक्टर मोहम्मद उमर तक पहुंची, तो उसने डरकर ये कदम उठाया। ये सब जैसे मोहम्मद JEM और अंसार गजवात उल हिंद AGU जैसे संगठन से जुड़े थे। ये UFPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इनका असली प्लान क्या था? क्या लाल किला सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? देखिए, ये जो मॉड्यूल था इसका ओवरऑल मिशन बहुत बड़ा था। इनका प्लान था दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर मल्टीपल IED ब्लास्ट करना। सोचिए, फरीदाबाद रेड से 29 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद हुआ था। इससे सैकड़ों पावरफुल IEDs बनाए जा सकते थे। इनके टारगेट क्या थे? हिस्टोरिकल साइट्स जैसे लाल किला, ये सिंबॉलिक वैल्यू के लिए था, हमारे देश की आज़ादी के प्रतीक को निशान बनाना। दूसरा, क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस, मेट्रो स्टेशन, मार्केट, गवर्नमेंट बिल्डिंग, जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सके। तीसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो JEM संगठन की पुरानी स्टाइल रही है। इनका मकसद था भारत में डर फैलाना और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को हाईलाइट करना। ये वैसे ही कुछ करना चाहते थे जैसे 2019 में पुलवामा अटैक में हुआ था, जहां 40 जवान शहीद हुए थे। लेकिन फिर लाल किला ब्लास्ट क्यों? देखिए, लाल किला ब्लास्ट आयोजन प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक पैनिक रिएक्शन था। जब डॉक्टर मोहम्मद उमर को पता चला कि उनके साथी पकड़े गए, तो उसने जल्दबाजी में कार में रखे एक्सप्लोसिव को उड़ा दिया। वो शायद सबको बचाना चाहता था या सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन उसने 13 लोगों की जान ले ली। लाल किला को ही क्यों चुना गया? लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 एक क्राउडेड एरिया था, आसानी से एक्सेसिबल। JEM के लिए रेड फोर्ट की सिविलिंग वैल्यू बहुत हाई है। 2021 में भी उन्होंने रेड फोर्ट पर ISIS का झंडा लहराने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक रेस डिसीजन था, क्योंकि कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी, बस ट्रैफिक लाइट पर धमाका हुआ। ये सब कैसे पता चला? कैसे एजेंसियों ने इन लोगों को पकड़ा? देखिए, ये एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था। इसका मतलब है कि इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग शामिल थे। ये लोग अपनी जॉब, अपनी प्रोफेशनल कवर का फायदा उठा रहे थे। फरीदाबाद में हाई रेट्स ने इनकी पूरी प्लानिंग को उजागर कर दिया। जब वहां से इतना बड़ा हथियार और एक्सप्लोसिव्स का दाखिला मिला, तो एजेंसियों को अंदाजा हो गया कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला था। जांच की अपडेट्स क्या थी? दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। फोरेंसिक टीम मौके पर सैंपल कलेक्ट कर रही थी। UFPA के तहत केस दर्ज हुआ है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने के लिए है। IN ने केस अपने हाथ में ले लिया। सोशल मीडिया पर गलत खबरें भी फैलाई गई, जैसे ये CNG ब्लास्ट था या पुरानी तस्वीरें शेयर की गई। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इन्हें डिबंक किया। सिक्योरिटी पूरे देश में, खासकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हाईलाइट पर थी। तुक और सर्कुलर डॉक्टर मोहम्मद उमर के खिलाफ जारी किया गया था। ये घटना दिखाती है कि JEM जैसे ग्रुप्स का नेटवर्क कितना बढ़ रहा है और कैसे वे पढ़े लिखे लोगों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो ओवरऑल JEM, जैश-ए-मोहम्मद का एजेंडा क्या है? JEM, जिसे मसूद अजहर ने फाउंड किया है, उनका मेन मिशन है भारत में इस्लामिक स्टेट स्थापित करना और जम्मू कश्मीर को आजाद कराना। लाल किला जैसे सिंबॉलिक टारगेट्स को चुन वे भारत की कल्चर और इतिहास को टारगेट करते हैं। इससे वे फियर और प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर अटैक करके वे इकोनॉमी और टूरिज्म को हिट करना चाहते हैं और सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वे मेडिकल स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि ये मॉड्यूल, ये स्लीपर सेल्स बनने की कोशिश, जो मौका मिलते ही हमला कर सके। ये घटना एक बार फिर JEM के बढ़ते खतरे को हाईलाइट करती है। अगर ये मॉड्यूल पूरी तरह से कामयाब हो जाती तो शायद ये पुलवामा से भी बड़ा हमला हो सकता था। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? पहला, ये एक सोची समझी साजिश थी। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाका एक बड़ी ट्रेलर मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे JEM सपोर्ट कर रहा था। दूसरा, व्हाइट कॉलर ट्रेलर, पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर्स भी गलत रास्ते पर जा सकते हैं और वे खतरनाक मॉड्यूल का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरा, पैनिक अटैक, डॉक्टर मोहम्मद उमर का रेड फोर्ट ब्लास्ट शायद गिरफ्तारियों से बचने के लिए एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। चौथा, हमारी सुरक्षा, समय रहते रेड्स और गिरफ्तारियों ने शायद एक बहुत बड़े हमले को टाल दिया। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल न भूलें और साथ ही घंटी वाला आइकन भी दबा दें, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न करें। आपके विचार क्या है इस घटना को लेकर, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।